हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जेबीटी टेट का क्वेश्चन पेपर जो कि हमारा 2023 का होने वाला है। हमारा मैथमेटिक्स सेक्शन है। मैथमेटिक्स सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट किया है। तो वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4 देन वैल्यू ऑफ x इज़। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आप देखोगे अपने टैट के एग्ज़ाम में कि पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको किस तरीके सॉल्व करना है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे को x की वैल्यू को फाइंड करना है। देखो, कभी भी आपके पास x की वैल्यू को फाइंड करना होगा तो सिंपल ट्रिक होती है, सारे x वाले टर्म्स को एक साइड लाओ और जो नंबर्स है उनको एक साइड लाओ। जैसे कि यहाँ पे x/2 इक्वल टू से जो इस साइड हमारे पास x/3 है इसको हम लेफ्ट साइड लाएंगे और जो साइन यहाँ प्लस का है वो यहाँ माइनस का हो जाएगा। x/3 इक्वल्स टू 1/4 इक्वल्स टू से पहले यहाँ था और माइनस का 1/5 जब हमारा राइट साइड को जाएगा तो प्लस का 1/5 आ जाएगा। या आपको हर एक सेक्शन में करना है, कभी भी हमारे को x की वैल्यू को फाइंड करना होता है। अब नेक्स्ट काम जो हमारे पास रहता है, अपॉन अपॉन में जो भी वैल्यूज है उनका एलसीएम ले लो। अगर हम 2 और 3 का एलसीएम लेते तो हमारे पास 6 बन जाता है। और 2 को कितने से गुणा किया जाए कि 6 बने, तो 3 से, ऊपर भी हम उसी से सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 6 बन जाता है, ऊपर भी हम 2 से गुणा करेंगे, यानी कि 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 5 और 4। अगर हम इसका यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 20। अब हमारे पास काम है कि 4 को कितने से गुणा किया जाए कि 20 बन जाए, तो 5 से, और ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। यहाँ पे हमारा 5 है, इसको कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि 20 बने, तो 4 से, और ऊपर भी मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 से, यानी कि 5 1 जा 5 प्लस 4 1 जा 4। यहाँ तक हमारा फिर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम 3x माइनस 2x करें, 3 में से 2 जाए तो ये बनेगा 1x/6 इक्वल्स टू 5 प्लस 4 9/20। अब एक बात हमेशा ध्यान देना, कभी भी इक्वल्स टू की बात हो और राइट साइड और लेफ्ट साइड, जो आपकी लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड वैल्यूज है वो इक्वल नहीं होती है, तो हम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि x के साथ हम यहाँ पे 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, 20x इक्वल्स टू, और यहाँ पे 9 और 6 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 54। नेक्स्ट काम हमारा होता है, कभी भी हमारे पास कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके साथ कोई वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट के साथ कोई भी नंबर हो, तो हमारा काम है हमेशा नंबर को अपॉन में लाना। यानी कि अब जो 20 है वो आपके पास यहाँ अपॉन में चला जाएगा, और जब हम इसको यहाँ पे कट करेंगे 2 के टेबल से, तो ये आपके पास 27 और ये आपके पास यहाँ पे 10। इसका मतलब 27/10 हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारे पास आंसर निकल गया क्योंकि x की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी थी। और ऑप्शन जो आपके पास बी दे रखा है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का 27/10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 हमारे पास है, द पैरामीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इट्स ईच साइड। क्वेश्चन में हमारे पास बात की गई है जो हमारे पास पेंटागन है, यानी कि पेंटागन का मतलब जिसकी 5 साइड्स होती है, उसका जो टोटल पैरामीटर है वो 100 सेंटीमीटर है। यानी कि पेंटागन की जो पांचों साइड्स है उनका जो पैरामीटर बन रहा है वो 100 सेंटीमीटर है। तो एक साइड कितनी लंबी होगी ये हमारे को यहाँ पे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 92 में हमारे पास बताया कि पैरामीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, हमारे पास जो रेगुलर पेंटागन है उसका जो पैरामीटर है वो 100 के बराबर है, 100 सेंटीमीटर। तो उसकी हर एक साइड, ईच साइड्स कितने के बराबर होगी ये चीज़ निकालनी है। अब अगर पैरामीटर पहले ही बता रखा होता है, किसी भी क्वेश्चन में पैरामीटर हमारे पास पहले ही बता रखा होता है, तो हम करते हैं साइड्स,
यानी कि पेंटागन की बात की जाए तो पेंटागन में आपके पास टोटल 5 साइड्स होती है, 1 2 3 4 5। 5 इसके साथ आप ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, कुछ भी लिखो या फिर साइड्स लिख लो, इक्वल्स टू 100 के बराबर है। और हमारे पास कभी भी कॉन्सोनेंट और वेरिएबल्स एक साथ होते हैं, हमारा काम होता है वेरिएबल को हमेशा अपॉन में लाना, यानी कि साइड्स इक्वल्स टू 100/5। तो यहाँ पे जो हमारे पास साइड्स आ गई है 100/5। अब अगर इसको हम कट करें तो 5 1 5, 5 2 10 और 0 20, यानी कि साइड्स इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। हर एक साइड आपके पास 20 सेंटीमीटर की है, यानी कि क्वेश्चन 92 का भी सही ऑप्शन आपके पास बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल्स टू, यह आपके पास एक फार्मूला है, एक फॉर्मेट है। अगर आपके पास बेस सेम होता है, जैसे कि यहाँ पे a और a है, तो उनकी पावर्स को हम प्लस करते हैं या फिर माइनस, यह आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 93 हमारे पास a की पावर m अपॉन a की पावर n आखिर कितने के बराबर होती है। देखो, अगर हमारे पास बेस सेम होता है, जैसे कि a है, बेस सेम है और पावर्स अलग अलग हो और क्वेश्चन डिवाइड में होता है, तो हम हमेशा पावर्स को माइनस करते हैं, यानी कि a की पावर m माइनस n। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो a है वो बिल्कुल सही है। कभी भी हमारे पास बेस, जैसे कि ए है, यहाँ पे ये सेम है और पावर्स अलग होती है, चाहे सेम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा इनकी पावर्स माइनस होती है अगर क्वेश्चन डिवाइड की फॉर्म में होता है। बाय चांस अगर कभी क्वेश्चन मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाता है, ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n। अब अगर यहाँ पे देखोगे बेस ए बिल्कुल सेम है, तो सेम होता है तो सेम लिखते एक बार, और अगर क्वेश्चन मल्टीप्लाई में होता है तो पावर्स हमेशा प्लस होती है, m प्लस n करके। और अगर हमारे पास कभी भी डिवाइड में होता है तो पावर्स हमेशा हमारे पास माइनस होती है। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके पास प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम्स आए वहाँ पे बहुत बार पूछे गए, स्पेशल टैट हुआ वहाँ पे भी पूछा गया है, और अभी जो नवंबर में आपके टैट हुए थे लास्ट ईयर, वहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 हमारे पास है, अ लोडेड ट्रक ट्रैवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, इफ स्पीड रिमेन सेम हाउ फार इट ट्रैवल इन 5 आवर्स। यानी कि आपके पास एक लोडेड ट्रक है जो कि 14 किलोमीटर को 25 मिनट में पूरा कवर करता है डिस्टेंस, और उसकी जो स्पीड रहती है, रफ्तार रहती है, वो बिल्कुल सेम रहती है। तो वो ट्रक कितने डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा 5 घंटे के अंदर, यानी कि यहाँ पे हमारे को डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपके पास स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। और इस क्वेश्चन में हमारे पास स्पीड तो बता ही नहीं है, क्योंकि स्पीड बताया कि सेम है, पर सेम कितनी है वो हमारे को नहीं पता है। तो डिस्टेंस निकालने से पहले हम यहाँ पे स्पीड को निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 था हमारे पास, देखो इसमें आपको बताया गया था कि अ लोडेड ट्रक ट्रैवल 14 किलोमीटर्स इन 25 मिनट्स। क्वेश्चन में ये बात की थी अभी हमने कि एक लोडेड ट्रक है जो कि 14 किलोमीटर को 25 मिनट्स में कवर करता है। अगर स्पीड सेम रहती है, स्पीड हमारे पास सेम रहती है, तो कितना किलोमीटर को वो 5 घंटे में पूरा करेगा, कितने किलोमीटर को वो फिर 5 घंटे में पूरा करेगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को जब हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो सबसे पहले तो स्पीड निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी है? क्योंकि स्पीड बताई गई है कि दोनों टाइम सेम रहेगी, और क्वेश्चन में अगर स्पीड नहीं है तो सबसे मेन काम हमारा बनेगा यहाँ पे स्पीड निकालना। स्पीड निकलती है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम यहाँ डिस्टेंस की बात करें तो 14 किलोमीटर है, और अगर हम टाइम की बात करें तो 25 मिनट है। बट नेक्स्ट जो टाइम है वो आपके पास 5 आवर्स में है, 5 घंटे की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक घंटे में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं।
इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 के टेबल से तो 5 5 ज़ा 25 और ये कट हो जाएगा 5 12 ज़ा 60। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 168 अपॉन 5। ये हमारे पास पेड़ निकल गई है। नेक्स्ट चीज जो आपको निकालने को बोला गया था कि कितने किलोमीटर को वो 5 घंटे में पूरा करेगा, यानी कि यहाँ पे अगर निकालना पड़े किलोमीटर, और किलोमीटर का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस। डिस्टेंस आपके पास निकलता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड हमने अभी अभी निकाली थी 168 अपॉन 5 और टाइम आपके पास यहाँ पे बोला है 5 आवर। 5 से 5 कट, इट मेन डिस्टेंस है 168 किलोमीटर। ये हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर निकल गया। तो आपको पता लग गया होगा हमने स्पीड क्यों निकालनी है। अगर फिर भी आपको कभी लगे कि स्पीड निकालनी है नहीं निकालनी है, तो क्वेश्चन में देखो पूछा था हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर, यानी कि 5 घंटे में अंदर वो कितना ट्रैवल कर सकता है। तो यहाँ पे जो ट्रैवल है ये पूछा था कि 5 घंटे में वो कितना ट्रैवल कर सकता है यहाँ पे। और अगर ट्रैवल की बात करें तो डिस्टेंस निकलता है आपके पास स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम तो ऑलरेडी पहले दे रखा था पर स्पीड नहीं थी, तो हमने इससे पहले स्पीड इसीलिए निकाली। आपके पास आपके पास है द रेशियो बिटवीन 5 मीटर एंड 10 किलोमीटर इज, यानी कि 5 मीटर और 10 किलोमीटर के बीच का रेशियो क्या होगा, यहाँ पे अनुपात क्या होगा, ये हमारे को इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। 95th हमारे पास है रेशियो बिटवीन 5 मीटर एंड 10 किलोमीटर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर रेशियो निकाला जाए तो 5 मीटर को हम सेम रखेंगे, 10 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में आपके पास टोटल 1000 मीटर होते हैं, इसलिए हमने किलोमीटर को मीटर में बना लिया। अब अगर इसको यहाँ पे हम सॉल्व करें तो 5 1 5 5 2 10, यानी कि 1:2 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2000, ये आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन ए आपके पास बिल्कुल सही है। इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर आपसे पूछ देते हैं जेबीटी टैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 हमारे पास है अनिल प्लान टू टाइल हिज किचन फ्लोर विद द वाइट स्क्वायर टाइल्स, ईच साइड ऑफ टाइल इज 10 सेंटीमीटर, हिज किचन इज 220 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर इन वेड्थ, हाउ मैनी टाइल्स विल नीडेड। यानी कि जो अनिल है वो प्लान कर रहा है कि अपनी रसोई के फर्श में टाइल्स को लगाया जाए, और टाइल्स के पास जितनी भी टाइल्स की अगर स्क्वायर की बात की जाए वो आपका 10 सेंटीमीटर की है, यानी कि टाइल की लेंथ और ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, दोनों सेम है लेंथ और ब्रेथ। और अगर किचन की बात की जाए तो किचन की लेंथ यहाँ पे 220 सेंटीमीटर है, और अगर उसकी ब्रेथ की बात की जाए तो वो आपके पास 180 सेंटीमीटर है। तो आखिर कितनी टाइल्स अनिल को लगेगी किचन में लगाने के लिए, ये हमारे को यहाँ पे फाइंड करना है। 96 हमने अभी अभी क्वेश्चन पढ़ा कि हमारे पास जो अनिल है वो प्लान कर रहा है कि अपने किचन के फ्लोर को टाइल्स लगाने के बारे में, जिसमें कि जो टाइल्स हैं उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों की दोनों आपके पास 10 सेंटीमीटर के बराबर है। टाइल की लेंथ भी और टाइल की जो ब्रेथ है वो दोनों 10 सेंटीमीटर है। और अगर किचन की बात की जाए उसमें लेंथ आपके पास बता रखी है यहाँ पे 220 सेंटीमीटर, और जो यहाँ पे वेड्थ है या फिर ब्रेथ आपके पास वो है 180 सेंटीमीटर। देखो टाइल्स वाले क्वेश्चंस कभी भी होते हैं, इजी ट्रिक बताऊंगा हमेशा। पहले जो भी अगर रूम है या फिर किचन है जिसके बारे में बात हो रही है, जहाँ पे टाइल लगानी है, उसकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करो, अपॉन में भी टाइल्स की लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करो। इससे आप इजीली अपने आंसर्स को निकाल सकते हो। अगर लेंथ और ब्रेथ की बात की जाती है सबसे पहले किचन की, तो आपको पता है 220 हमारे पास यहाँ पे किचन की लेंथ है और 180 यहाँ पे ब्रेथ है।
और अगर टाइल्स की लेंथ की बात करें वो भी 10 सेंटीमीटर है, और अगर ब्रेथ की बात करें वो भी 10 सेंटीमीटर है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 22 मल्टीप्लाई बाय 18। आप जब इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 396। ये आपका फाइनल आंसर है यहाँ पे। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी आपके पास दे रखा है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 हमारे पास, राइट द फ्रैक्शन 2.34 इन लोएस्ट फॉर्म। यानी कि 2.34 को हमारे को यहाँ पे लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 97 हमारे पास जहाँ पे कि हमारे को 2.34 को लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, या फिर आप बोल सकते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन में। यानी कि अगर डेसिमल में होता है सबसे पहले तो हमें डेसिमल ओपन करना होगा क्वेश्चन में। 234 अपॉन, देखो डेसिमल्स के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरो आपके अपॉन में लगते हैं। यहाँ पे 1 और 2 है यानी कि अपॉन में 2 जीरो लगेंगे, यानी कि 100 बन गया। अब अगर इसको हम कैंसिल करने लगे यहाँ पे तो ये हमारे पास 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 और 1 यहाँ पे 7, और अपॉन में आपके पास ये बन जाएगा 50, यानी कि 117 अपॉन 15। अब इसके बाद एक कटेगा नहीं तो इसका हम बनाएंगे मिक्स फ्रैक्शन, और मिक्स फ्रैक्शन के लिए हम इसको करेंगे यहाँ पे डिवाइड। 117 डिवाइडेड बाय 50, 52 ज़ा 100 और अपॉन में 70। इसके बाद ये 50 के टेबल से जाएगा नहीं तो इसका अब हम बनाएंगे लोएस्ट फॉर्म या फिर मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन बनाने की एक इजी ट्रिक रहती है, आप जो भी आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर बच जाता है उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे, यानी कि 17। ये जो आपके पास यहाँ पे 2 है बचा हुआ, इसको हम ला लेंगे इस साइड को, यानी कि 2, और जो यहाँ पे आपके पास नंबर्स होते हैं इसको लाओ हमेशा पॉन में, यानी कि 50। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप चलोगे तो आप इजीली मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हो, यानी कि ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन सी आपके पास बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 हमारे पास, द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। यानी कि आपके पास 72 जो बुक्स है उनका वेट यहाँ पे 9 kg है, तो जो 40 बुक्स होगी तो उनका वेट कितना होगा, ये चीज़ हमारे को यहाँ फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 98 में हमने अभी बात की है कि 72 बुक्स का वेट है आपके पास 9 kg के बराबर, तो 40 बुक्स का वेट कितने के बराबर होगा ये चीज़ निकालनी है। कभी भी आपके पास होता है दिया हुआ जैसे कि 10 किलो चावल एक फैमिली को लगते हैं, या इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आपके पास जैसे कि ये 72 बुक्स का वेट है 9 kg। तो इसमें आप सबसे पहले 72 बुक्स इक्वल्स टू 9 kg, और सबसे पहले काम होता है हमेशा इस तरीके की चीज़ों में, कभी भी वस्तु के बारे में बात हो तो सबसे पहले एक वस्तु का निकालो कि आखिर एक वस्तु कितने के बराबर होगी यहाँ पे। यानी कि अगर हम 1 बुक को निकालते हैं यहाँ पे, वो आपके पास निकल जाएगा 9/72। अब जब आप यहाँ पे इसको कट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72 इक्वल्स टू 1/8। यानी कि एक बुक का वेट आपके पास 1/8 के बराबर है। फिर अगर हमें 40 बुक्स का निकालना पड़े तो इजी ट्रिक रहती है, जितना आपके पास एक बुक का निकल गया उसके साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर एक वस्तु का जितना भी प्राइस निकला है, वेट निकला है, उसके बराबर उसको गुणा करो जितनी भी नेक्स्ट वस्तु के बारे में बात होती है। यानी कि इसके बाद अगर हम 40 का निकालेंगे, 40 बुक्स का, वो आपके पास यहाँ पे किस वे में निकलेगा, 1/8 ये निकला एक बुक का, इनटू टोटल बुक्स कितने निकालने हमारे को 40, 8 1 ज़ा 8, 5 8 ज़ा 40, आपके पास आंसर आ जाएगा 5 kg। यानी कि 40 किताबों का जो आपके पास वेट है यहाँ पे वो आपके पास 5 kg है। इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर आपको देखने को मिलेंगे आपके टैट के एग्जाम्स में। 99th हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/13 डिवाइडेड बाय -4/65। हमारे को वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर आपको देखने को मिलेंगे जेईई टैट में। क्वेश्चन नंबर 99 आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/13 डिवाइडेड बाय -4/65।
यहाँ पे आपको वैल्यू को फाइंड करना है। एक बात हमेशा ध्यान देना, कभी भी डिवाइड का साइन होता है, सबसे पहला काम डिवाइड वाले साइन को हमेशा मल्टीप्लाई में बनाओ, और डिवाइड के बाद जो टर्म्स है, डिवाइड के बाद कोई भी आपके पास नंबर्स या डिजिट्स दे रखी है, उसको हमेशा इन्वर्स कर लो, सिर्फ राइट साइड वाली, यानी कि 3/13। माइनस कभी भी साइन होता है वो हमेशा बीच का होता है, इसलिए माइनस सेम रहेगा। ये आपके पास अब इन वैल्यूज को करना है हमने यहाँ पे इनवर्स, यानी कि आपके पास जो 65 है वो ऊपर चला जाएगा और 4 आपके पास यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा। नेक्स्ट जब हम इसको कट करेंगे 13 1 13 और 13 5 65, यानी कि 5 3 15 माइनस का 15 अपॉन 4 1 4, ये हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया, -15/4, ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 हमारे पास है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल हैज़ अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कुड कंटेन। यानी कि यहाँ पे हमारे को वॉल्यूम निकालना है आपके पास। इस तरह के क्वेश्चन में हम सिर्फ वॉल्यूम का जो फार्मूला है उसको पुट करेंगे और उसके बाद हमारा जो फाइनल आंसर है वो निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में हमने अभी अभी बात की कि जो आपके पास हेमिस्फेयर बाउल है उसका जो रेडियस यहाँ पे है वो आपके पास 3.5 सेंटीमीटर, और फाइंड करने को बोला गया यहाँ पे वॉल्यूम। वॉल्यूम को फाइंड करो। अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है। 2/3 तो 2/3 रहेगा, और पाई की वैल्यू आप सभी को पता है 22/7 होती है, और रेडियस यहाँ पे आपको पहले दे रखा है 3.5, यानी कि 3.5 3 बार लिख लो, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। इस तरीके से हमने रेडियस की वैल्यू लिख लिया, हमने 3 बार लिख लिया क्योंकि क्यूब की बात हो रही थी, तो 3 बार हमने यहाँ पे इसको लिख लिया 3.5। अब हमने डेसिमल ओपन करने, यानी कि 2/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू, देखो 3.5 है और डेसिमल ओपन होता है आपके पास जैसे कि 35, और अपॉन में डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरो लगेंगे, यानी कि एक डिजिट है तो 10 इंटू 35/10 इंटू 35/10। इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे कट करेंगे और कट करके हमारे आंसर निकल जाएंगे। 7 1 7, 7 5 35, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 1 2। ये हमारा कट हो गया। फिर 5 के टेबल से 7 5 35 और 5 2 10, 2 1 2 और 2 11 22। नेक्स्ट आपके पास ये भी 7 से, और यहाँ पे आपके पास 2 से कट होएगा, यानी कि अपॉन में तो एक 3 बच गया और एक 2 बच गया। 3 2 6, और यहाँ पे आपके पास 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ये वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे बच गई है। यहाँ पे अब 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 539/6। तो जब यहाँ पे आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, तो रेडियस हमारे को देखो ऑलरेडी बता रखा था, और क्वेश्चन में बात की गई थी कि आपको वॉल्यूम निकालना है एक हेमिस्फेरिकल बाउल का, और वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब है। अब हमारा नेक्स्ट काम रहा था यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना। 2/3 रहेगा, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, और रेडियस हमें ऑलरेडी दे रखा था और हमने 3 टाइम लिख लिया क्योंकि फिर इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन हमारे पास 101, वॉल्यूम ऑफ कोन इज। देखो जितने भी हमारे पास फॉर्मूलाज रहते हैं आपके पास, चाहे एरिया के चाहे वॉल्यूम के, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। आपके पास जो कोन का वॉल्यूम रहता है वो रहता है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, फार्मूलाज जितने भी रहते हैं आपके पास, मैंने बताया जितना एरिया, पैरामीटर्स कैसे निकलते हैं, वॉल्यूम्स कैसे निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 हमारे पास है, फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज डज नॉट होल्ड। यानी कि आपके पास जो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, जितने भी चारों के चारों ऑप्शन है, इसमें से आपने बताना है कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लागू नहीं करती है, या फिर कौन सा फॉर्मेट यहाँ पे आपके पास बिल्कुल
होल्ड या फिर लागू नहीं करता है। देखो ऑप्शन ए आपके पास है अंडर द रूट ए बी इक्वल्स टू अंडर द रूट ए इंटू अंडर द रूट बी। देखो ये आपका बिल्कुल सेम है, आप चाहे अंडर द रूट ए बी लिखो या फिर अंडर द रूट ए इंटू अंडर द रूट बी लिखो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, यानी कि ये लागू करता है, पर हमने फाइंड करना है कि जो लागू नहीं करता है। ऑप्शन बी आपके पास अंडर द रूट ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ए अपॉन अंडर द रूट बी। ये आइडेंटिटी भी आपके पास लागू करती है, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है आपके पास फॉर्मेट। ये फार्मूलाज है, अगर आप लिखना चाहते हो इन फॉर्मेट को लिख सकते हो, क्योंकि हो सकता है यहाँ से कई और तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ऑप्शन सी आपके पास अंडर द रूट ए प्लस अंडर द रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस टू अंडर द रूट ए बी प्लस बी। ये आइडेंटिटी भी आपके पास यहाँ पे लागू करती है, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो ए का जो स्क्वायर बनेगा अंडर द रूट ए का स्क्वायर अगर आप लिखोगे तो स्क्वायर से रूट यहाँ पे कैंसिल कर रखा है। वही चीज़ यहाँ पे अंडर द रूट अगर बी का स्क्वायर ओपन करते हो तो यहाँ पे अंडर द रूट्स और जो स्क्वायर है वो दोनों कट हो रखे हैं, इसलिए बी आपका बी लिखा है, यहाँ कोई अंडर द रूट नहीं लिखा गया। इसका मतलब ऑप्शन सी भी आपका बिल्कुल सही है, ये भी लागू करता है। अब बच्चा ऑप्शन डी, ये आपके पास ए प्लस अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी आपके पास बिल्कुल ही गलत है, यानी कि जो फॉर्मेट है ये लागू नहीं करता है। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था ऐसा कौन सा फॉर्मेट है जो लागू नहीं करता, तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 हमारे पास, सिंप्लीफाई 7 रेज़ टू पावर 1/5 अपॉन 7 रेज़ टू पावर 1/3। देखो इस तरह के क्वेश्चन पे आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने अभी बात की कि सिंप्लीफाई करना है हमारे को 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखोगे तो आपका जो बेस है वो बिल्कुल सेम है, और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपके पास a की पावर m अपॉन a की पावर n। जब हमारे पास बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होती है, तो हम माइनस करते हैं, यानी कि a की पावर m माइनस n, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 7 1/5 माइनस 1/3। नेक्स्ट जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1/5 1/3 जब हमारे फ्रैक्शंस में होते हैं तो हम एलसीएम्स लेते हैं, और अगर दो अलग नंबर्स होते तो आप उनको सिंपली गुणा भी कर सकते हो, जैसे कि 7 की पावर ये 15, एलसीएम तो हमारे पास 15 आ गया। अब हम 5 को कितने से गुणा करें कि 15 बने, तो 3 से, ऊपर भी हम 3 से करेंगे, और यहाँ पे 5 से, यहाँ पे 5 से, यानी कि 3 माइनस 5, और आपका आंसर है 7 माइनस का 2 अपॉन 15। ये हमारा फाइनल आंसर इसका यहाँ पे निकल गया है। इस क्वेश्चन में बस हमने फॉर्मूला लगाया a की पावर m अपॉन a की पावर n, और जब भी हमारे पास बेस सेम होते हैं हम उनके पावर्स को हमेशा माइनस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं आपसे, इनवर्स हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, या एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू -2/5 इज। आखिर यहाँ पे आपके पास मल्टीप्ली इनवर्स क्या होगा, ये चीज़ हमारे को यहाँ पे फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 104 में हमारे पास यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे मल्टीपल इनवर्स निकालना है आपके पास, -1 इंटू -2/5। सबसे पहले तो जब भी हमारे पास एडिटिव इनवर्स या फिर सिंपल इनवर्स या मल्टीपल इनवर्स इस फॉर्म में आता है तो पहले हम सॉल्व करेंगे, यानी कि दो माइनस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा जो आपके पास साइन है वो प्लस का आता है, और 2 1 ज़ा 2/5 ये हमारे पास अभी यहाँ पे फिलहाल सॉल्व करके आ गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ काम रहता है इसका मल्टीपल इनवर्स निकालना। जब भी निकालते हो तो आप बस इन दोनों को यहाँ पे ऊपर नीचे कर लेते हो, रेसिप्रोकल कर लेते हो, यानी कि 5/2 ये हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। 5 को हमने ऊपर लिख लिया, 2 को नीचे लिख लिया। इस तरह से आपके पास हमेशा जो इनवर्स है, रेसिप्रोकल है, निकलते हैं। तो 104 में हमने बस इतना ही करना था, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जो कि 2/5 आ गया। 2/5 आने के बाद इसको रेसिप्रोकल करके 5/2 लिख लिया, और ये हमारा फिर फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 हमारे पास है, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव
इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। यानी कि आपका जो एक रेगुलर पॉलीगन है उसके कितने साइड्स होंगे यदि उसका जो इंटीरियर एंगल है आपके पास, जो आंतरिक कोण होते हैं वो आपके पास 165 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल साइड्स को फाइंड करना है कि कितनी साइड्स होगी। तो देखो, अगर हमारे को ईच साइड्स निकालनी है तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देना, जो हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे 180 डिग्रीज के रहते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो 360 डिग्री के रहते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंटीरियर एंगल निकाल देंगे, वो निकलेगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। आप जब इसको यहाँ पे माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 15 डिग्री। अब साइड्स निकालनी है। साइड्स आप जब भी निकालते हो वो निकलती है एक्सटीरियर एंगल अपॉन जो इतने इंटीरियर एंगल का आपके पास यहाँ पे आंसर आया। एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री हर एक जगह रहते हैं आपके, एक्सटीरियर तो 360 रहेगा, बट इसको अब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 15 से। आप जब इसको यहाँ पे डिवाइड कर लोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 24। तो टोटल जो साइड्स है वो आपके पास 24 है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। देखो क्वेश्चन में क्या बताया था कि एक आपके पास रेगुलर पॉलीगन है जिसके कि इंटीरियर एंगल 65 डिग्री का वो बता रहे थे, और यहाँ पे बोला था हाउ मच साइड्स या फिर हाउ मैनी साइड्स आपके पास की टोटल कितनी भुजाएं है। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब इंटीरियर की बात हो रही थी तो हमने क्या किया, 180 डिग्री माइनस 165 किया और 15 डिग्री आ गया। अब जब भी हमारे को साइड्स निकालने सबसे पहले तो हम हमेशा एक्सटीरियर एंगल को लिखेंगे ही लिखेंगे, और अपॉन में जितने भी इंटीरियर एंगल का वो आंसर आता है आपको, ऐसे 15 डिग्री आया तो हमने 15 लिखा, और इसको कट करके आपका आंसर 24 बन गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड रहा है आपके पास स्टैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड इन दिस पैरेललोग्राम। यहाँ पे आपके पास जो पैरेललोग्राम बता रखा है इसमें आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करने को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 आपके पास है, यहाँ पे हमने बात की फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई और जेड की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे एक पैरेललोग्राम आपको दे रखा है डायग्राम में, इस पे हमारे को यहाँ पे वैल्यूज़ को फाइंड करना है। यानी कि ये ए है, ये बी है आपके पास, ये सी है और ये डी है। ये 50 डिग्री का है, यहाँ पे आपका वाई है, यहाँ पे आपका बाहर को जेड है और यहाँ पे आपका एक्स है। यानी कि जब हमें एक्स वाई जेड निकालना है यहाँ पे तो हमारा काम रहेगा, पहले अगर एक्स निकालना है तो एक्स प्लस जितना एंगल दे रखा है यहाँ हमारे पास 50 डिग्री है तो 50 डिग्री इक्वल्स टू टोटल आपका 180 डिग्री। x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50, x इक्वल्स टू 130 डिग्री। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 130 डिग्री है, बाकी y और z का भी बिल्कुल सेम होएगा, क्योंकि हमें वहाँ पे भी कुछ नहीं करना। फिर हम क्या करेंगे, y प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री, y इक्वल्स टू 180 माइनस 50, और आंसर आपके पास y भी निकल जाएगा 130 डिग्री। अगर z निकालना है वो भी आपका बिल्कुल सेम निकलेगा, z प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री, z इक्वल्स टू 180 माइनस 50 डिग्री, और z इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो आपके इस क्वेश्चन में जो बी दे रखा था 130 डिग्री कॉमा 130 डिग्री कॉमा 130 डिग्री, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन 106 का। क्वेश्चन 107 हमारे पास, द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट ऑफ अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। यानी कि यहाँ पे आपको जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है उसका फॉर्मूला लगा के यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जिसका एक मेंबर तो आपके पास 6 है, बाकी के जो दो मेंबर्स है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। नंबर 107 हमने पढ़ा कि यहाँ पे आपके पास एक पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में बताना, और इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आपने देखा होगा तो आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शंस ए था आपके पास दे रखा है यहाँ पे 6, 12 और 18। ऑप्शन बी आपके पास दे रखा था यहाँ पे 6, 9 और 12। ऑप्शन सी दे रखा था यहाँ पे 6, 12 और 24, और ऑप्शन डी दे रखा था 6, 8 और 10।
इसमें बता रखा था फर्स्ट नंबर आपके पास 6 है जो कि सब में दे रखा है। तो वैसे इसको करने की एक ट्रिक होती है, उसके थ्रू बताऊंगा, पूरा नहीं समझाऊंगा कि इसमें कौन कौन से कैसे सॉल्व करना। देखो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इस तरीके से आपसे हमेशा पाइथागोरस के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बट यहाँ पे हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। तो सिंपली याद रखना है, जो भी आपका बड़े नंबर्स होते हैं, सबसे बड़े नंबर्स, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होते हैं। अगर आप यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जगह, वैसे तो इसका आंसर डी है, मैं डी को एक सॉल्व करके बताऊंगा। देखो, 10 का स्क्वायर करोगे इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस, आप इन दोनों को आप कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 का स्क्वायर करो प्लस 6 का स्क्वायर करो। 10 का स्क्वायर जब आप करोगे, 10 10 आपके पास 100 इक्वल्स टू 8 8 64 और 6 6 36। 100 इक्वल्स टू 100, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके इक्वल्स जो है वो बराबर आने चाहिए। 100 इक्वल्स टू 100 आ गया, इसका मतलब ये हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट का जो यहाँ पे फॉर्मेट है वो बिल्कुल सही है। अगर आप इनको कभी भी सॉल्व करोगे तो आपने इसी तरह से करना। सबसे पहले, जैसे अभी तो सही बताया मैंने, डी है यहाँ पे, तो मुझे पता है कि यहाँ पे डी से हमने सॉल्व किया था। बट अगर आप कभी भी क्वेश्चन में सॉल्व करते तो पहले जैसे कि 18 को पुट करोगे आप, हमेशा यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमेशा आपका ग्रेटर होता है, या फिर आप फिर ऑप्शन 12 का, या फिर यहाँ पे 24 और यहाँ पे आपका 10 था, तब आप इन दोनों वैल्यूज को इस साइड पुट करते रहेंगे हमेशा। 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। उसके बाद पता है आपने यहाँ पे भी स्क्वायर्स खोलने हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर ओपन करने हैं, यहाँ भी स्क्वायर ओपन होंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर ओपन होंगे। जिसका स्क्वायर ओपन करके दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब वो आपका सही ऑप्शन होगा अगर कभी भी पाइथागोरस ट्रिपलेट पूछे जाती है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 था आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है, बहुत बेस्ट वे में बताऊंगा। इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी पूछे जाएंगे, आपने बस इसी ट्रिक के थ्रू इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके पास 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन साइंस, हाउ मैनी आर नॉट गुड इन साइंस, यानी कि आपके पास 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे हैं, तो कितने विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे नहीं हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। और इसकी बेस्ट ट्रिक के थ्रू बताऊंगा, हर तरह के क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। क्वेश्चन 108 में हमने बात की कि एक विद्यालय जहाँ पे 25 स्टूडेंट्स आपके पास, जिसमें कि 72% जो स्टूडेंट्स है वो गुड है आपके पास साइंस में। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 72% ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि 72% को जब आप ओपन करोगे, ये आपका ओपन होगा इस तरह से। और स्टूडेंट्स टोटल कितने आपके पास 25 है। 25 वन जा 25, 25 फोर जा और 4 वन जा 4, 18 जा 18 वन जा 18, यानी कि 18 जो विद्यार्थी है वो साइंस में अच्छे हैं। आपसे पूछा गया है नॉट गुड। अब नॉट गुड जब भी निकालते हो आप, हमेशा नॉट गुड वो निकलेगा टोटल माइनस गुड। टोटल आपके पास 25 है और अच्छे जो विद्यार्थी है साइंस में वो हमने निकाला था अभी अभी 18। आंसर आपके पास यहाँ पे 7। 25 माइनस 18, आपके पास आंसर आ गया 7, यानी कि 7 ऐसे विद्यार्थी है जो कि आपके पास साइंस में गुड नहीं है। ये आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 हमारे पास, फैक्टराइज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। आपके जो फैक्टराइज के क्वेश्चन हैं, गुणनखंड के क्वेश्चन हैं, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपके पास। तो इसको किस फॉर्मेट में करना है वो मैं आपको अभी अच्छे से बता लूँगा। अब कभी भी क्वेश्चन गुणनखंड के आते हैं तो आपको उसी फॉर्मेट से सॉल्व करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मेट सेम रहता है आपका फैक्टराइजेशन का। क्वेश्चन 109 हमारे पास, फैक्टराइज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। इसको करने की ट्रिक होती है, सबसे पहले फर्स्ट और जो लास्ट वाले इसको गुणा कर लो, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो, तो 12 वंस आपके पास 12। अब देखो, इन दोनों का या तो सम या तो माइनस करके 7 के बराबर आना चाहिए। बट अगर 12 प्लस 1 करेंगे तब आपका 7 नहीं बनेगा, 12 माइनस 1 करेंगे तब भी 7 नहीं बनेगा। नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 इज 12। 4 और 3 को जब आप प्लस करते हो तो यहाँ पे आप 7 के बराबर बनाओगे। इसका मतलब आपके पास जो वैल्यूज आएगी वो 12 एक्स का स्क्वायर माइनस के, इसलिए हम 4 और 3 दोनों माइनस के लेके माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 1।
नेक्स्ट काम है, ये चीज़ हमारी एक साथ कॉमन हो गई है, ये चीज़ एक साथ कॉमन हो गई है। यहाँ पे और यहाँ पे जो कॉमन चीज़ है उसको हम अब बाहर लिखेंगे। दोनों आपके पास देखो 4 के टेबल से जा रहे हैं, 4 के टेबल में, और दोनों जगह x है तो x भी आपका कॉमन निकलेगा। 4 की टेबल में 12 आपका आता है 3 ज़ा, साथ में x माइनस, और यहाँ पे आपका 1 माइनस 3x प्लस 1, यहाँ पे जो कॉमन निकलेगा वो केवल और केवल 1 निकलेगा। और जब आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारी चीज़ आपके पास अंदर माइनस का 1 बन जाएगी। ये चीज़ और ये चीज़ अगर कॉमन आ गई है, इसका मतलब हम अपने क्वेश्चंस को सही कर रहे हैं। उसके बाद 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 को एक बार ही लिखेंगे हम, 3x माइनस 1, और बाहर वाली चीज़ों को भी एक बार एक साथ इकट्ठा लिख लेंगे, 4x माइनस 1। ये हमारे पास यहाँ पे आंसर बन जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपके पास पूछे जाते हैं। देखो आप 3x माइनस 1, 4x माइनस 1 को आगे पीछे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 110th हमारे पास है। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमैन हिट अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। यानी कि एक आपके पास बैट्सवुमैन है जिसने कि 6 टाइम हिट्स किया है बाउंड्री को, ठीक है, आउट ऑफ 30 टाइम्स। तो हमने प्रोबेबिलिटी करनी है कि कितनी टाइम उसने हिट नहीं किया होगा। ये चीज़ हमारे को क्वेश्चन में फाइंड करनी है। क्वेश्चन 110th में हमने बात की थी कि जो आपकी बैट्सवुमैन है उसने हिट किए थे 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स, यानी कि टोटल बॉल्स 30 थी आपके पास। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। नॉट वाला कभी भी नॉट में पूछा जाता है तो वो निकलता है आपके पास हमेशा अपॉन में टोटल, और ऊपर टोटल माइनस हिट, जितनी उसने हिट की हुई है यहाँ पे बॉल्स को। अब देखो टोटल आपके पास 30 है और हिट उसने 6 को किया है, अपॉन में टोटल 30 है, इक्वल्स टू 24/23। ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर है। कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान देना, हमेशा अपॉन में टोटल होता है और ऊपर जो भी टोटल चीज होती है उससे माइनस करेंगे जो भी चीज के बारे में बात की रखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 111 है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। आपके पास जो एक कर्व सरफेस एरिया है निकालना है आपने किसका, एक कोन का, जिसमें कि आपके पास स्लैंट हाइट यहाँ पे 10 सेंटीमीटर बता रखी है और रेडियस 7 सेंटीमीटर बता रखा है। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट और फॉर्मूले के थ्रू ये सॉल्व होएगा। नंबर 111th में हमने बात की है कि आपको एक कर्व सरफेस एरिया निकालना है किसका, कोन का। और दूसरी क्या बात कर रखी है यहाँ पे, जहाँ की आपकी स्लैंट जो हाइट है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। अब जो आपका कर्व सरफेस एरिया निकलता है वो निकलता है आपके पास पाई आर एल करके। अब देखो पाई की वैल्यू तो आप सभी को पता है 22/7 इंटू, अब रेडियस देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 इंटू एल का मतलब होता है यहाँ पे स्लैंट हाइट, और जो स्लैंट हाइट है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है। 7 1 7, 7 1 7 इक्वल्स टू 22 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। तो देखो जो भी हमारे कर्व सरफेस एरिया होते हैं, वॉल्यूम होता है, स्फीयर होता है, स्फेरिकल के जिसके भी क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे अगर फॉर्मूलाज आपको याद है तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली फिर सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 112 हमारे पास, अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड, इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। यानी कि आपके पास एक वेसल यानी कि एक बर्तन है जिसमें कि 4 लीटर और 500 ml आपके पास दही है। यदि हर एक ग्लासेस में आप 25 ml दही को फिल करते हो तो कितने ग्लास भरे जाएंगे, ये चीज़ हमारे को यहाँ पे फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 112 में हमने पढ़ा कि एक बर्तन है जिसके अंदर 4 लीटर और 500 ml आपके पास कर्ड है यानी कि दही रखी गई है। अगर हर एक ग्लास को भरा जाता है 25 ml से, हर एक ग्लास को अगर 25 ml से भरा जाएगा तो टोटल कितने ग्लास हो गए, कितने ग्लास हो गए, ये चीज़ हमारे को फाइंड करनी है। ठीक है, आपके पास जो दही है वो आपके पास है 4 लीटर और 500 ml यहाँ पे दे रखी है, जिसमें से कि आप 25 ml हर एक ग्लास में भर रहे हो तो कितने में भरा जाएगा,
सबसे पहले हम 4 जो लीटर है इसको चेंज कर लेंगे ml में। अब जब आप 4 लीटर को चेंज करोगे तो देखो 4 को गुणा किया जाएगा यहाँ से, देखो 1 लीटर में टोटल आपके पास 1000 ml होता है। तो यहाँ पे आप 1000 से गुणा करोगे प्लस साथ में आपके पास 500 ml भी है। नेक्स्ट 4 को जब आप 1000 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 4000 प्लस 500 यानी कि 4500 ml है। टोटल आपके पास जो दही है वो आपके पास यहाँ पे 4500 मिलीलीटर है। अब अगर आप हर एक ग्लास को भरने लगोगे, आपके पास दही है 4500, अगर आप इसको हर एक ग्लास में 25 ml भरोगे तो टोटल कितने ग्लास भरे जाएंगे ये चीज़ फाइंड करें तो 25 और ये कैंसिल होएगा 180 से, यानी कि टोटल 180 ग्लास भरे जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन था और इसका आंसर था। इस क्वेश्चंस में कभी भी ऐसे बात की जाती है, आपको कुछ भी बताया जाता है कि हमारे पास इतना वाटर है या फिर आपके पास इतना मिल्क है, उसको हम 25 ml अगर हर एक ग्लास में भरेंगे तो टोटल कितने ग्लास भरे जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपका यही रहता है। और देखो जब भी आपके पास एक चीज़ लीटर में और दूसरी ml में होती है तो हमारा काम चेंज करने का होता है, और हमेशा बड़े को ही चेंज करना छोटे में, क्योंकि जब आप बड़े से छोटे में चेंज करते हो तो आप गुणा करते हो, बट अगर आप छोटे से बड़े में कन्वर्ट करने लग जाते हो तो आप डिवाइड करते हो, जिसके कारण आपका आंसर डेसिमल्स में भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 आपके पास, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए आपके पास द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। अगर हम किन्हीं 3 विषम संख्या को जोड़ते हैं तो उनका सम इवन आएगा, जो कि बिल्कुल गलत है आपका, क्योंकि अगर आप 1 + 3 + 5 करते हो तो इसका आंसर आपके पास आएगा 9, और 9 आपके पास इवन नहीं है बल्कि ऑड नंबर है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। 2 विषम संख्या और 1 इवन संख्या यानी कि सम संख्या, अगर उनको हम जोड़े तो उनका जो सम आएगा वो इवन आएगा। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। कैसे? देखो 1 + 3 ये दोनों क्या है आपके यहाँ पे ऑड नंबर है। 1 + 3 को जब आपने प्लस किया तो 4 आया, और 4 में अगर आप कोई भी इवन नंबर को ऐड करते हो 4 + 2 तो 6 आता है, और जो आपका 6 है वो एक इवन नंबर है। इट मीन्स ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे फिर डिस्कस कर ही लेते हैं। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। अगर आप किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइडेड करते हो तो आपका जो क्वोशिएंट होता है यानी कि जो भागफल होता है वो हमेशा ऑड आएगा, विषम आएगा। ये चीज़ भी आपके पास बिल्कुल गलत है, क्योंकि इवन भी आता है वहाँ पे ऑड भी आता है। ऑप्शन डी बताया हुआ है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। सभी अभाज्य संख्या विषम है, बिल्कुल भी नहीं। हमारे प्राइम नंबर्स सारे के सारे ऑड नहीं हैं, बल्कि सबसे पहला नंबर जो 2 आता है आपके पास प्राइम में वो इवन है। सबसे पहला नंबर ही आपका इवन है। तो सारे के सारे जो प्राइम नंबर्स है वो आपके ऑड नंबर नहीं हैं, उनमें से इवन नंबर भी है, और इवन आपके पास वहाँ पे 2 है। क्वेश्चन 114 आपके पास है, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। यानी कि 2 से लेकर 12 तक आपने प्राकृतिक संख्या को लिखना है, और उनमें से आपके पास जो अभाज्य संख्या है उनका आपके पास भिन्न क्या बनेगा, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन 114 में आपके पास बात की गई है कि राइट अ नेचुरल नंबर। 2 से लेकर 12 तक नेचुरल नंबर लिखो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 से लेकर 12 तक हमने प्राकृतिक संख्या लिख लिया। नेक्स्ट आपको बताया था कि फ्रैक्शंस लिखो प्राइम नंबर्स का। जो आपके प्राइम नंबर्स है उनको फ्रैक्शन में लिखो। जब आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो आपके ये नंबर्स अपॉन में हमेशा टोटल नंबर आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 मीन्स जो अपॉन है वहाँ पे आपके पास 11 आएगा। अब अगर प्राइम नंबर का फ्रैक्शन लिखा जाए तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या आपकी ऐसी संख्या जो खुद के टेबल से डिविजिबल होती है। 2 आपके पास खुद के टेबल से डिविजिबल होता है, 3 आपके पास खुद के टेबल से डिविजिबल होता है, 5 आपके पास खुद के टेबल से डिविजिबल होता है,
7 आपके पास खुद के टेबल से डिविजिबल होता है और 11 आपके पास यहाँ पे खुद के टेबल से डिविजिबल होता है। इट मीन्स आपके पास जो प्राइम नंबर्स है वो है 1 2 3 4 5। 5/11 ये आपका यहाँ पर आंसर है। इस तरह से आपको कभी भी क्वेश्चंस आते तो आप इसी तरह से करते हो, हमेशा फ्रैक्शंस में लिखने होंगे। प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर्स को फ्रैक्शन में आपने पहले लिखा, प्राइम नंबर्स कितने, अपॉन में हमेशा टोटल ही हम लिखते हैं। चाहे जिस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, अपॉन में आपके पास यहाँ पे हमेशा टोटल नंबर्स ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 हमारे पास यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 2 1/3 माइनस 1 2/3। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन के, तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये बात मैं आपको अभी बताऊंगा। और आपने ध्यान रखना क्योंकि फॉर्मेट आपका सेम ही चलता है मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 हमारे पास है, सॉल्व करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना होता है तो ये दो वैल्यूज़ हमेशा गुणा होती है, ये दो वैल्यूज़ हमेशा गुणा होती है। इनको गुणा करके जो भी आंसर आता है उसको हमेशा ऊपर वाली वैल्यू से प्लस करते हैं। यानी कि 3 2 6, 6 + 1 7 और अपॉन में 3 है तो 3 माइनस 3 1 3 और 3 + 2 आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 5, यानी कि 5/3। अब जब हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया तो जो अपॉन में आपके पास इनका यहाँ पे एलसीएम ले जाता है। अगर कॉमन होता है तो सेम रहता है 3 और ऊपर आपके पास आएगा 7 - 5 = 2/3। ये हमारे पास फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो कभी भी मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आते हैं आप उनको सिंपली इसी फॉर्मेट से सॉल्व करोगे। ये दो वैल्यूज़ हमेशा गुणा की जाती है, इनको गुणा करके जो भी आंसर आता है उसको ऊपर वाले के साथ हमेशा प्लस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 हमारे पास, पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट पी इफ पी क्यू इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर देन फाइंड क्यू आर। तो इस क्वेश्चन में हमारे को क्यू आर को सॉल्व करना है, फाइंड करना है और इसका फॉर्मेट सेम चलता है। तो क्वेश्चन को आपने एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आपके पास है। यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें आपको क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला गया है कि फाइंड क्यू आर, यानी कि जो ये वाली चीज़ है इसको फाइंड करना है। अब आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, हमेशा जो क्यू आर होता है ये आपका यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है। क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू पी या फिर पी क्यू लिख सकते हो आप, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। अब देखो जो आपके पास पी क्यू है, पी क्यू वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है प्लस जो पी आर है वो आपके पास 24 सेंटीमीटर है। अब वैल्यूज लिखने के बाद जब आप 10 का स्क्वायर करोगे यहाँ 10 10 आपके पास 100 प्लस 24 आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 576। इन दोनों को प्लस करके 676 आपके पास बन जाएगा। तो अब क्यू आर का स्क्वायर कितना होगा ये चीज़ फाइंड करनी है। और कैसे फाइंड करनी है बहुत अच्छे से समझना। ऑप्शन ए आपके पास यहाँ दे रखा है यहाँ पे 56, ऑप्शन बी आपके पास है यहाँ पे 26, ऑप्शन सी आपके पास यहाँ दे रखा है 46 और ऑप्शन डी आपके पास दे रखा है 36। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऑप्शन ए को देख के रखो। अगर 56 का आप स्क्वायर करते हो इसका स्क्वायर बनेगा यहाँ पे 3136। और जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं इनकी पहचान होती है, आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन ए को डाल के आपके पास यहाँ पे आया 3136 जो कि 167 के बराबर नहीं है। इट मीन्स ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन बी डालते हैं 26 का स्क्वायर करते हैं तो 26 का स्क्वायर होता है 676। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका बिल्कुल सही है, सेम है 676। इट मीन्स ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। और अगर आप यहाँ पे 46 को पुट करके देखते हो इसका स्क्वायर करके तो ये आपके पास आएगा यहाँ पे 2116। अब 2116 आपके पास 676 के बराबर नहीं है। इट मीन्स ये भी आपका सही ऑप्शन नहीं है। और अगर आप ऑप्शन डी डाल देते थे यहाँ पे 36 का स्क्वायर कर देते हो
और इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आएगा 1296। ये भी आपका राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आपके होते हैं तो उसकी पहचान करने की ट्रिक सिर्फ एक ही होती है, पहले इन वैल्यूज़ को सॉल्व करके देखो और इस साइड भी आपके पास जो भी ऑप्शन दे रखे हैं चारों को डाल के देखो, जिसका स्क्वायर आपका बिल्कुल राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल का आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है, 26। तो क्वेश्चन 117 हमारे पास है, कन्वर्ट डेसिमल 0.65 फ्रैक्शन टू परसेंट। यहाँ पे आपने जो ये डेसिमल है इसको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी। क्वेश्चन नंबर 117 में हमने बात की है कि कन्वर्ट डेसिमल 0.65 फ्रैक्शन टू परसेंटेज, मतलब इसको परसेंट में आपने चेंज करना है और परसेंट में कैसे चेंज करते हैं उसको देखो। पहले तो हम यहाँ पे इसका जो डेसिमल है इसको ओपन करेंगे। 65 है, डेसिमल्स के बाद दो डिजिट्स है तो इट मीन्स अपॉन में 2 जीरोस, और कभी भी किसी भी नंबर का हम कभी भी परसेंट बनाते हैं तो गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल इक्वल्स टू 65%, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है आपको कभी भी डेसिमल्स वाला, पहले डेसिमल्स को ओपन करेंगे, फिर उसका अगर परसेंट बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जो 100% है आपका, तो 100 से गुणा करने के बाद 65% ये आपका डेसिमल वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 हमारे पास है, मीना गिव्स एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनुअल। वट इज़ द सम शी हैज़ बोरोड। यानी कि जो मीना है वो साधारण ब्याज दे रही है यहाँ पे 45 रुपीज़ 1 साल के लिए और 9% यहाँ पे आपके पास दर के हिसाब से। तो उसने उधार कितना लिया होगा, यानी कि मूल राशि या फिर आपका प्रिंसिपल कितना होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 118 में हमने बात की कि मीना गिव्स एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹45। मीना सिंपल इंटरेस्ट दे रही है, साधारण ब्याज दे रही है 45 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। जो टाइम है वो आपके पास 1 ईयर है एट अ रेट 9%। फाइंड व्हाट इज द सम शी हैज़ बोरोड। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है कि कितना सम उसने यहाँ पे बोरो किया है। अब देखो प्रिंसिपल कैसे निकलता है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन रेट इनटू टाइम। अब यहाँ पे जब आप सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू को पुट करोगे वो आपके पास 45 है, साधारण ब्याज 45 इनटू 100 है। रेट की अगर बात करें दर 9% है और टाइम 1 ईयर 1। 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो यहाँ पे 5 इंटू 100 इक्वल्स टू 500 जो रुपीज़ है ये आपका आंसर है। 500 रुपीज़ उसने बोरो किए थे मीना ने। तो कभी भी प्रिंसिपल निकालने को बोलते हैं तो आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करोगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 रेट इंटू टाइम। साधारण ब्याज 45 रुपीज़ दे रही थी, 100 तो आपके पास लगता है फॉर्मूले का। रेट आपके पास 9% था, टाइम 1 साल था। तो 9 1 ज़ा 9 किया था, 9 5 ज़ा 45, 5 इंटू 100, 500 आपका यहाँ पे आंसर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 119 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉफिट और लॉस का। टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजेक्शन अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹150। एक जो स्कर्ट है वो खरीदी गई है 250 में और बेच रहा है उसको 150 में। तो आपने बताना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब जो भी होगा उसका परसेंट निकालना है, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं 119 में आपके पास बताना है यहाँ पे कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। यहाँ पे जो एक आपके पास स्कर्ट है वो खरीदी गई है, आपके पास बॉट की गई है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उसका वो आपके पास है 250 रुपीज़ एंड सोल्ड, यानी कि सेलिंग प्राइस जो बेची गई है वो आपके 150 रुपये में बेची गई। अब जब आप इसको यहाँ पे माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100। यानी कि ये देखो इतने में उस मैंने खरीदी है, मान के चलो एक शॉपकीपर है उसने ये सामान खरीदा है और इतने में बेचा है, तो उसको यहाँ पे 100 रुपये का क्या हो रही है, लॉस हो रहा है।
तो लॉस हो रहा है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है लॉस परसेंट निकालने के लिए। फिर आपके पास जो लॉस परसेंट है उसका एक फॉर्मूला आपके पास यूज होता है, वो है इक्वल्स टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब अगर यहाँ पे लॉस की बात की जाए तो लॉस उसको कितने का हो रहा था, 100 रुपीज़ का। और अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात की जाए तो वो आपके पास बता रखा है यहाँ पे 250 इन 200, जो ये है ये आपका फॉर्मूले का है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 के टेबल में 5 2 10, 5 5 25 हो जाएगा। फिर आपका 5 1 5, 5 20 100, इट मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 40%। यानी कि इस क्वेश्चन में जो आपके पास 40% की हानि हो रही है। ऑप्शन जो डी दे रखा है क्वेश्चन नंबर 119 का, वो आपका बिल्कुल सही है। देखो हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को माइनस करके देखा तो 100 रुपये का यहाँ पे लॉस हो रहा था। जब हानि हो रही है तो हम हानि प्रतिशत ही निकालेंगे, लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 था। लॉस यहाँ 100 का हुआ तो हमने 100 पुट किया, कॉस्ट प्राइस आपके पास 250 था वो पुट किया, उसके बाद सिंपल सॉल्व किया तो 40% का यहाँ पे लॉस हो रहा था। ये हमारा आंसर निकल गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स सेक्शन का है। पैरामीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर इज। यहाँ पे आपको एक परिमाप यानी कि पैरामीटर्स निकालना है किसका, सेमी सर्कल का, अर्ध गोले का, जो आधा यहाँ पे गोला है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 120 हमारे पास है, यहाँ पे आपको पैरामीटर को फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे चीज़ है आपके पास सेमी सर्कल आधा सर्कल, बट अगर पूरा सर्कल होता पहले उसका फॉर्मूला देखो, पैरामीटर अगर निकालना पड़ता है सर्कल का तो वो निकलता आपके पास 2πr, ये पूरे सर्कल का। बट जब हम आधे सर्कल का निकाल रहे हैं, हाफ हो गया, 1 + 1 2 होता है ना, तो ये 2 वो था। अब यहाँ पे 1 का ही निकालेंगे हम, इसका मतलब 2 का बन जाएगा 1, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है फिर आपको, यानी कि πr बन गया। साथ ही साथ क्वेश्चन में इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर, साथ ही साथ उसका डायमीटर भी है, प्लस डायमीटर को भी प्लस करेंगे। ये डायमीटर हमारे को यहाँ प्लस इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर, डायमीटर के साथ। अगर डायमीटर की बात नहीं की गई होती तो आप सेमी सर्कल आधे सर्कल का जो पैरामीटर है वो इस तरह से निकालोगे। अगर पूरा सर्कल का पैरामीटर है तो 2πr, अगर आधे सर्कल का पैरामीटर है तो πr। अगर वहाँ पे डायमीटर की बात भी कर रहे हैं तो डायमीटर को भी जोड़ना पड़ेगा आपको। फिर अब यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ को पुट करते हो, पाई की वैल्यू तो आपको पता है 22/7 है। अब देखो रेडियस अगर नहीं बताया तो आपको पता है डायमीटर का आधा होता है रेडियस, यानी कि 10/2 और 10 और ये 5, यानी कि रेडियस है आपके पास 5 और डायमीटर बताया हुआ पहले से आपको 10 है। अब आप जब यहाँ पे सॉल्व करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 110/7 + 10। कभी भी इस पॉइंट पे पहुंच जाते हो तो आपको पता है आप हमेशा यहाँ पे एलसीएम लेते हो। एलसीएम जब लोगे अपॉन में तो 7 रहेगा और यहाँ पे 110 रहेगा, और 1 को कितने से गुणा किया जाए कि 7 बने, तो 7 से ही। ऊपर भी हम गुना करेंगे 7 से, 7 10 70 इक्वल्स टू यहाँ पे 180/7। जब आप इसको यहाँ पे डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 25.7 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी। देखो क्वेश्चन हमारे से थोड़ा घुमा फिरा के पूछा था, बट क्वेश्चन करने का जो फॉर्मेट था वो आपका बिल्कुल सेम चलता है। यहाँ पे सेमी सर्कल की बात हो रही थी, आधे सर्कल की, तो हमने यहाँ पे जो 2πr था उसका आधा कर लिया πr। डायमीटर की बात इसमें कर रहे थे क्वेश्चन में, इसलिए हमें डायमीटर को जोड़ना पड़ा। अगर डायमीटर की बात नहीं होती है तो हम डायमीटर्स को कोई जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती आपके पास।